नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत चेन्नई से करेंगे। चक्रवात फेंगल का असर पूरे तमिलनाडु में नजर आ रहा है। एक चेन्नई का वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में खराब मौसम के बीच एक विमान लैंड करने का प्रयास करता दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विमान लैंडिंग में विमान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार विमान लैंड नहीं कर पाया, विमान फिर से आसमान में वापस चला गया। तस्वीरें आप देखिए, बेहद ही चौंकाने वाली ये तस्वीर सामने आई और इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल भी हो रही है। वायरल तस्वीर को लेकर के अब तरह तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। तो वही देश भर में एक ओर जहां ठंड पैर पसार रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन फेंगल नामक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल पुडुचेरी के पास तट से टकरा सकता है। हालांकि इससे पहले ही फेंगल के असर से मौसम में बदलाव देखने को मिली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चक्रवात फेंगल के तमिलनाडु के तटीय जिलों के पास पहुंचने के साथ ही कई तटीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखा गया है। मौसम विभाग ने कहा कि चेन्नई के तट पर उच्च ज्वार और बारिश भी देखा गया। आईएमडी के अनुसार चक्रवात फेंगल के तटीय क्षेत्र से टकराने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के लिए चेतावनी जारी की है। फेंगल तूफान के कारण समुद्री तट पर उथल पुथल साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। मौसम विभाग के मुताबिक फेंगल के असर के कारण हवाओं की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जिसमें लोगों को सतर्क रहने और सिर्फ जरूरी काम के लिए बाहर निकलने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बाहरी एक्टिविटी को कम करने की सलाह भी दी गई है। हालांकि चेन्नई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए तिरुवल्लुर, तंजावुर, पुडुचेरी, कराईकल, चेन्नई, चेंगल, पट्टू तिरुवरू और कुड्डालोर जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद करने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में मौसम ने चिंता बढ़ा दी। चक्रवात फेंगल गहराता जा रहा है, जिससे तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने राहत और सुरक्षा के इंतजाम भी तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल आयुक्त आनंजय कुमार सिंह ने संभल हिंसा पर बताया कि न्यायिक जांच कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र अरोड़ा और एके जैन हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने पहुंचे थे। अभी कमेटी के सदस्य दोबारा संभल आएंगे। विजिट के दौरान जो भी दिखाई दिया, न्यायिक जांच कमेटी ने उनसे बातचीत की। मृतक परिजनों से अभी कोई बात नहीं की गई है। जांच टीम सिर्फ घटनास्थल का विजिट करने आई थी। 400 से अधिक लोग चिन्हित हो चुके हैं। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने संभल हिंसा पर अपनी एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, अब सांप्रदायिक विचारों वाले लोग देख रहे हैं जो समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिक मामलों का मुद्दा उठाया जा रहा है और जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान सांप्रदायिक दंगा भड़क गया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लोगों की जान चली गई। वहीं विभाजनकारी ताकतें अपनी सांप्रदायिक मानसिकता के साथ बदायूं में भी इसी तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर के जारी विवाद। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह
शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद और हिंसा के बाद हालात जैसे जैसे सामान्य होते जा रहे हैं, वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही है। जैसे ही सपा प्रतिनिधि मंडल ने संभल जाने का ऐलान किया, वैसे ही संभल जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जरा रिपोर्ट देखिए। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर के जारी विवाद और हिंसा के बाद हालात जैसे जैसे सामान्य होते जा रहे, वैसे राजनीति भी तेज होती जा रही। जैसे ही सपा प्रतिनिधि मंडल ने संभल जाने का ऐलान किया, वैसे ही संभल जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेसिया द्वारा बयान जारी किया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि संभल में बिना अनुमति 10 सितंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह ने सपा नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद कहा, नेताओं को संभल जाने से मना किया गया है क्योंकि इनके जाने से वहां के हालात एक बार फिर से खराब होने की आशंका है। सभी से अनुरोध किया गया है, इसके बाद भी कोई जाने की कोशिश करेगा तो हम सब विधिक कदम उठाएंगे। उसी के तहत कुछ लोगों को डिटेन और हाउस अरेस्ट भी किया गया। जैसा हमने कहा कि कोई भी वहां न जाए तो अच्छा है। अब चूंकि लोग जाने की जिद करेंगे तो जो भी जरूरी कदम है विधिक वो उठाए जाएंगे, उसी के तहत ही किया गया। जिला प्रशासन ने संभल जा रहे सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को नजरबंद कर दिया गया है। संभल जा रहे सपा डेलीगेशन में 5 सांसद और 4 विधायक भी शामिल थे। वहीं मुरादाबाद से संभल जा रही पिंकी यादव समेत 10 नेताओं को और बरेली से 100 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन भी संभल जा रहे थे, जिनको पुलिस ने संभल जाने से रोक लिया। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुँच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। संभल का जामा मस्जिद का ये विवाद जैसे जैसे थोड़ा शांत होता जा रहा, वैसे वैसे राजनीतिक तेजी भी इसमें देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि मंडल के संभल दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने भी 2 दिसंबर को संभल दौरे की घोषणा कर दी है। विवाद तो कहीं न कहीं शांत होता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तेजी भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि 2 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा या उसे भी इसी तरह रोक दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलने वाले वाहनों की स्पीड पर 15 दिसंबर से ब्रेक लग सकता है। दरअसल गति सीमा निर्धारित करने की तैयारी कर ली गई है, बस घोषणा करने का अब इंतजार है। माना जा रहा है कि संशोधित गति सीमा 15 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी। कोहरे और ठंड के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार घटेगी। इस निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वालों का खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम से चालान कट जाएगा। यमुना अथॉरिटी इसे लागू करने के लिए लेटर तैयार कर रहा है।
तो वहीं 2 दिसंबर को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है। यमुना प्राधिकरण पर किसानों का महापड़ाव 30 नवंबर को भी जारी रहा। इस बीच अधिकारियों द्वारा कोई सकारात्मक प्रयास न किए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिसंबर को दिल्ली कूच के ऐलान को दोहराया। जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, आगरा जिलों के हजारों किसान महामाया फ्लाईओवर के पास इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। इसके साथ ही संसद का घेराव करने की तैयारी है। तो यूपी के हमीरपुर रिमझिम इस्पात फैक्ट्री पर आयकर विभाग के छापा मारने का एक मामला सामने आया। बीते रात से रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में इनकम टैक्स की जांच जारी है। फर्जी फार्मों से करोड़ों की लेनदेन की आशंका पर टीम जांच कर रही है। कंपनी की 6 मैनेजरों से पूछताछ जारी है। वहीं मामले में कंपनी का डायरेक्टर फरार बताया जा रहा है। तो वहीं प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के सराय इस्माइल लालापुर में सिर कुचलकर एक किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। किशोर का शव घर से 200 मीटर दूरी पर खेत में मिला। शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। मृतक किशोर यहां पब्लिक इंटर कॉलेज मोतिहा में कक्षा 9 में पढ़ता था। किशोर की हत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक मेला महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान साधु संतों की होने जा रही है धर्म संसद। 26 जनवरी को आयोजित इस धर्म संसद में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। इस धर्म संसद में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड का ऐलान भी किया जाएगा। संतों के मतों के अनुसार धर्म संसद में कई और बिंदुओं पर भी प्रस्ताव पास किए जाएंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पर संतों का कहना है कि जिस तरह से पूरे देश में सनातन धर्म के विपरीत माहौल बन रहा है, उसके लिए सनातन बोर्ड का बनना जरूरी है। इसी के साथ मठ मंदिरों की सुरक्षा और सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे जो परिप्रेक्ष्य और जो इस समय वातावरण चल रहा है, उसकी ये एक बहुत बड़ी डिमांड है, आवश्यकता है कि हमें हमारे इस धर्म संसद के माध्यम से सनातन बोर्ड का गठन हो, उसको जो है एक आधिकारिक और एक संवैधानिक पहचान मिले। ऐसी सरकार से मांग को लेकर के इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के विषय को पुरजोर तरीके से रखने का कार्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है, उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसी तरह से देश में अब सनातन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर महाकुंभ के दौरान 26 जनवरी 2025 को संगम नगरी में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस धर्म संसद में जिसको लेकर देश भर के संतों और साधुओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से इस धर्म संसद में मुख्य मुद्दा मठ मंदिरों में हो रहे अतिक्रमण का होगा, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद सनातन बोर्ड बनाने पर जोर दे रहा है। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि सनातन बोर्ड का अपना बाईलाज होगा, जिसके तहत मठ मंदिरों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने सनातन बोर्ड में सभी लोगों को शामिल किए जाने की भी मांग की।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धर्म संसद की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि सनातन बोर्ड मठ मंदिरों और सनातन धर्म की रक्षा के लिए गठित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल सनातन का उदय काल है। ऐसे समय में अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि धर्म संसद में साधु संतों से आए सुझावों के लिए आधार पर प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर जल्द ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देश विदेश के संत महात्मा 26 जनवरी को महाकुंभ में होने वाली धर्म संसद में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। आप देख रहे हैं इस समय भारत में नहीं, जितने भी हमारे सनातनी है देश विदेश में, सभी प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे हैं और सभी का मानना है कि जितने भी सनातनी है, जितने मठ मंदिर है, उनके लिए एक सनातन बोर्ड होना अति आवश्यक है। आप देख रहे हैं करीबन 70 साल से एक बोर्ड भारत में चल रहा है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड आज तक नहीं बन पाया। और आपने ये भी देखा होगा इस समय हमारा सनातन का हिंदुत्व काल है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो अवश्य हो जाएगा। भूतो न भविष्यति में ये कहना चाहूंगा, हमें पूरा प्रयास है, हमने पूरा प्रयास किया हुआ है कि सनातन बोर्ड इस बार 2025 में सनातन बोर्ड का गठन हो। चलिए अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी खबर है कि चंपई सोरेन वापस जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वे प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब चंपई सोरेन को ही सीएम पद मिला था। झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार बतौर झारखंड सीएम शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। जेएमएम ने राज्य की सत्ता पर वापसी तो कर ली, लेकिन हेमंत सोरेन का पार्टी को लेकर भी एक बड़ा प्लान है। दरअसल जेएमएम विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देने के बाद अब विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को एक बड़ा ऑफर दिया है। इसके बाद चंपई सोरेन जेएमएम में लौट सकते हैं। राजनीति में आने से पहले चंपई सोरेन खेती किया करते थे और अब एक राजनीति के मशहूर चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप की बौछार कर दी है। दरअसल बीजेपी विधायक ने बताया कि इस फिल्म में गोधरा कांड को लेकर जो खुलासे किए गए हैं वो बेहद शर्मनाक है। गोधरा कांड में कैसे मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया, ये काला कारनामा फिल्म के जरिए बताया गया है। कांग्रेस के काले कारनामे रियल लाइफ में रियल दिखाने का काम किया गया है। इससे लोग बेनकाब होंगे। जरा सुनिए। ने साबरमती रिपोर्ट ये मूवी मैंने 3 दिन पहले ही देखी और गोधरा कांड के पीछे का जो सच था वो सच ये मूवी में दिखाया गया है। जो एक सेक्युलरिज्म के नाम पर एक झूठी इकोसिस्टम इस देश में खड़ी की थी और हर बार हिंदुओं को दोष देने का, 60 हिंदुओं को, उसमें छोटे बच्चे भी थे, इनको जिंदा जलाने का एक षड्यंत्र किया गया। उसके बावजूद इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। इस प्रकार का माहौल देश में पैदा किया गया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की साजिश की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर ही हत्या की इस गुत्थी को सुलझाते हुए हरिद्वार से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 27 नवंबर को मुंडका इलाके में एक शख्स को चाकू से हमला कर
मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना में हत्या के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी और एसटीएफ सहित कई टीमों का गठन कर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस टीम ने जांच के दौरान टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट का सहारा लिया और आखिरकार पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा है। इस केस में जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस इमीडिएट रेस्पॉन्ड करते हुए उस मौके पर पहुंची और क्योंकि हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं था, जो अक्यूज्ड थे वो भी आइडेंटिफाइड नहीं थे, तो हमने दो टीम्स का गठन किया। टीम ए हमने स्पेशल टास्क फोर्स एसीपी स्वागत पाटिल के सुपरविजन में और इनके अंडर जो इंस्पेक्टर श्याम सुंदर की टीम ने काम किया, और दूसरी तरफ टीम बी थी जो कि एसीपी नांगलोई जयपाल सिंह भंभोरिया के अंडर थी, जिसमें एसएचओ मुंडका ने मेन रोल निभाया, गुलशन गुप्ता ने। और इनकी टीम रात भर लगी रही और जो भी इंटेलिजेंस इनपुट, टेक्निकल इनपुट मिलते गए, उनका यूज करते करते धीरे धीरे ये लोग बाग हरकीपौड़ी पहुंचे। बाद में हमारी जो टीम है उसने हरिद्वार हरकीपौड़ी से 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। और ये जो केस है इसलिए भी सराहनीय बन जाता है कि ये 12 घंटे, घटना के 12 घंटे के अंदर अंदर वर्कआउट कर लिया गया। तो ये निश्चित रूप से आउटर जिला पुलिस का एक प्रशंसनीय कार्य है। फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।